तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जिसकी टाइमिंग है 8:30 से 10:30। आज आपका जो एग्जाम है वो थोड़ा सा लेट छूटा था, लगभग 40 मिनट लेट आज आपका एग्जाम छूटा था। इसलिए हमारा जो एग्जाम एनालिसिस भी है वो भी थोड़ा सा लेट आने वाला है, लेकिन क्वेश्चन हमारे पास में काफ़ी अच्छे खासे आ गए हैं। आज के जो प्रश्न है वो हमें भेजे हैं सत्येंद्र ठाकुर जी ने। इनके 70 नंबर आए हैं और ये सागर जिले के निवासी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी आपका। और आपका भी अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप लोगों से निवेदन है कि अपने प्रश्नों को 1 घंटे के भीतर भीतर इस नंबर पर व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज के टॉप 5 स्कोर भी हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ में इस शिफ्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। और पैटर्न किस तरह से एक दिन की छुट्टी के बाद में किस तरह से पैटर्न चेंज हुआ है वो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जीके जीएस साइंस से शुरुआत करेंगे, फिर मैथ, और उसके बाद में आपको रीजनिंग के बारे में कुछ जानकारी देने वाले हैं। देखिए, आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। तो आज का पहला प्रश्न ही आपके कृषि से संबंधित है। हमने पहले भी आपसे कहा था कि कृषि से प्रश्न देखने को मिलेंगे, और आज 3 से 4 प्रश्न कृषि से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो भारत में सर्वाधिक उर्वरक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात जो है वो भारत में सर्वाधिक उर्वरक उत्पादन करने वाला राज्य है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो गुजरात भारत में उर्वरक का सबसे बड़ा उत्पादक है, और नाइट्रोजन और फास्फेटिक उर्वरकों के उत्पादन का 1/4 से अधिक जो है वो गुजरात के द्वारा ही उत्पादित किया जाता है। जबकि यूज करने में उत्तर प्रदेश और पंजाब ये क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर हैं, जो उर्वरकों का जो है यूज सबसे ज़्यादा करते हैं। अगर भारत की बात करते हैं ऑल वर्ल्ड में, तो पूरे विश्व में भारत का उर्वरक उत्पादन और खपत दोनों में तीसरा स्थान है। ये भारत का भी आपको याद रखना है, हो सकता है आगे आपसे पूछा जाए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आज़ादी के बाद में किसने कहा था कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए? तो महात्मा गांधी ने कहा था कि अब आज़ादी मिल गई है, अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। देखिए, महात्मा गांधी ने भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ने का इसका मुख्य उद्देश्य लगभग समाप्त हो चुका था। भारत को स्वतंत्रता मिल चुकी थी और उन्होंने कहा कि इसको समाप्त कर देना चाहिए, नहीं तो आगे चल करके ये राजनीतिक पार्टी बन जाएगी और लोग इसका फायदा उठाएंगे। और आगे चल करके वही हुआ। इन लोगों ने नारा दिया कि भाई सबसे पुरानी पार्टी कौन सी है? कांग्रेस पार्टी है। और इसी को आधार बना करके काफी समय तक, लगभग 1998-99 तक जो है कांग्रेस ने अपना जो है यहाँ पर एक छत्र सरकार चलाई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। कृत्रिम सिंचाई किसे कहते हैं? यहां से प्रश्न आया था। तो जो स्प्रिंकलर होता है, स्प्रिंकलर, उसके द्वारा कृत्रिम सिंचाई की जाती है। अभी कृत्रिम सिंचाई क्या है, आइए पूरी जानकारी आपको हम दे देते हैं। देखिए, तो इस प्रकार के पाइपों से जाने वाला पानी छिद्रों से निकल करके बाहर आता है, जिसका शोषण पौधों की जड़ों के द्वारा होता है। यह विधि अधिक खर्चीली होने के कारण केवल वहीं पर अपनाई जाती है जहां पर पानी बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध होता है, जैसे कि राजस्थान के कुछ क्षेत्र में। इसमें क्या होता है कि एक ऐसी जो है एक डंडी लगी रहती है, इसके ऊपर ये स्प्रिंकलर टाइप का लगा रहता है, ठीक है। यहाँ से जो है आपकी पाइपें जाती हैं, पाइप के द्वारा पानी यहाँ पर पहुंचाया जाता है, फिर यहाँ से ये पानी चारों तरफ फैलाया जाता है, ठीक है। इसको हम स्प्रिंकलर या फिर कृत्रिम सिंचाई कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें खर्चा ज़्यादा आता है, इस वजह से बेसिकली उन्हीं स्थानों पर इसका उपयोग किया जाता है जहाँ पर पानी बहुत ही कम हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। जब भूप्रपट्टी हिलती है तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम भूकंप कहते हैं। कुल मिलाकर के भूकंप की परिभाषा आपसे पूछी गई थी इस प्रश्न में। तो देखिए समझा देते हैं आपको भूकंप क्या होता है। तो भूकंप पृथ्वी की पपड़ी में तनाव ऊर्जा की अचानक रिहाई है, यानी कि आपकी पपड़ी ऐसे है, पृथ्वी की पपड़ी, ठीक है। लेकिन अचानक से जब तनाव और ऊर्जा की जब एकदम से मतलब जो ऊर्जा है वो नीचे से एकदम ऊपर की ओर आती है, तो क्या होता है, इस भूप्रपट्टी में तनाव हो जाता है, जिसकी वजह से ये पूरा हिलने लगती है, और इसी को हम भूकंप कहते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप भूकंप स्रोत से बाहर की ओर कंपन की लहरें निकलती हैं, यानी कि जो आपका यहाँ पर एपी सेंटर होता है, एपी सेंटर से ये आपकी कुछ लहरें निकलती हैं जो कि पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं और भयंकर तबाही मचाती हैं, ठीक है। तो ये पूरी यहाँ पर टेक्निकल लैंग्वेज में यहाँ पर दिया गया है, जो आपकी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, उसमें हमने आपको समझा दिया कि भूकंप क्या होता है, ठीक है। अब भूकंप की तीव्रता को किस पर मापा जाता है, किस पैमाने पर मापा जाता है, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर कठिन प्रश्न आया हुआ है कि तुर्की में कौन सा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रेरित था? काफी ढूंढने के बाद हमें मिला कि युवा तुर्क आंदोलन जो था वो तुर्की में सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रेरित था। देखिए क्या है ये युवा तुर्क आंदोलन। तो युवा तुर्क आंदोलन फ्रांसीसी भाषा के 20वीं शताब्दी के आरंभिक दिनों में आरंभ हुआ था। यह एक राजनीतिक सुधार का आंदोलन था। जैसे इन्होंने असहयोग आंदोलन
आंदोलन की मदद से राजनीतिक सुधार के लिए बात कही थी, वही काम यहाँ पर युवा तुर्क आंदोलन में भी हुआ था। ठीक है, इसका उद्देश्य उस्मानिया साम्राज्य के पूर्ण राजतंत्र को समाप्त करके वहां संवैधानिक राजतंत्र स्थापित करना था। बाद में इस आंदोलन को एकता और प्रगति समिति के नाम से भी जाना जाने लगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपसे बाहर का ये आपसे जो है इतिहास पूछ लिया है, यानी कि तुर्की की हिस्ट्री आपसे पूछ ली है। ठीक है, तो ऐसा भी हो रहा है कि कुछ प्रश्न बाहर के भी पूछे जा रहे हैं, अलग अलग देशों के इतिहास से, संविधान से भी प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। राजस्थान के जो पहाड़ी किले हैं, राजस्थान के पहाड़ी किलों को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो 2011 में राजस्थान के पहाड़ी किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। देखिए, तो ये किले 8वीं सदी से 19वीं सदी के बीच बने हुए हैं, जो राजपूताना शैली को चित्रित करते हैं। राजस्थान सरकार ने इन किलों के बारे में विस्तृत विवरण तैयार कर वर्ष 2011 में ही विश्व विरासत केंद्र को भेजा था और अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद की सिफारिश पर यूनेस्को ने इसे अपनी सूची में शामिल कर लिया था। ठीक है, इसको यूनेस्को ने शामिल कर लिया था 2011 और 12, यानी कि 2011 के अंत में और 2012 की शुरुआत में। 2011 और 12 में से आपको एक ही ऑप्शन में दिया गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चार मीनार कहां पर स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना राज्य में स्थित है। देखिए, चार मीनार के बारे में कुछ जानकारी देख लीजिए, किसने बनवाया, कब बनवाया। ठीक है, तो देखिए, चार मीनार 1591 में निर्मित भारत के हैदराबाद तेलंगाना में स्थित एक स्मारक और मस्जिद है। यह विश्व स्तर पर हैदराबाद के प्रतीक के रूप में जाना जाता है और भारत में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त संरचनाओं में सूचीबद्ध है। चार मीनार के लंबे इतिहास में 400 से अधिक वर्षों के लिए इसकी शीर्ष मंजिल पर एक मस्जिद का अस्तित्व था, यानी कि जो सबसे ऊपर वाली आपकी मंजिल है, यहाँ पर पहले एक मस्जिद हुआ करती थी, इसलिए इसे चार मीनार मस्जिद के नाम से जाना जाता था। इसका निर्माण आपके फॉरेस्ट गार्ड में पूछा जा चुका है, तो इसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था और हैदराबाद तेलंगाना में यह स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटेन की महारानी ने नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? तो जे ईरानी को ब्रिटेन की महारानी ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। चलिए कुछ जानकारी आपको देखते हैं। देखिए, तो 2007 में भारत सरकार ने जे ईरानी को पद्म भूषण से सम्मानित किया था। उन्हें 1997 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा मानद नाइटहुड केबीई की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसलिए भारत सरकार ने 2007 में इनको जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया था। तो नाम याद रखना, जे ईरानी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न आज क्या पूछा है। बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा निर्मित मिट्टी। भाई, हमने पहले भी आपसे कहा था कि मिट्टी वाली वीडियो हमारी जरूर देख करके जाना, उसमें हमने पूरी मिट्टियों के बारे में आपको पढ़ाया। उसके बाद में 10 प्रश्नों की टेस्ट ली है और उन्हीं 10 प्रश्नों में से घूम फिर करके प्रश्न आ रहा है। इससे पहले वाली शिफ्ट में जो आपकी परसों की लास्ट शिफ्ट थी, वहां पर भी पूछा गया था कि लावा के द्वारा कौन सी मिट्टी निर्मित होती है। आज आपसे पूछा बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा कौन सी मिट्टी निर्मित होती है, तो मिट्टी वाली वीडियो जरूर देख करके जाना, वहां से 3-4 प्रश्न आ रहे हैं। तो काली मिट्टी का निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टानों की मदद से होता है। काली मिट्टी ज्यादातर आंतरिक गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और दक्कन लावा पठार और मालवा पठार पर फैली हुई है, जहां मध्यम वर्षा और अंतर्निहित बेलास्टिक चट्टानें दोनों हैं। हमने आपको बताया था कि ये आपका भारत का नीचे वाला स्थान हो गया, यहाँ पर महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पर गुजरात हो गया, ठीक है, ये गोवा हो गया और ये आपका कर्नाटक। तो ऐसे यहाँ पर ज़्यादातर आपको मिट्टी देखने को मिलती है। क्यों? अरब सागर में जो अपनी ज्वालामुखी हुआ करती थी, उनमें विस्फोट हुआ, काफ़ी तेज़ी से विस्फोट हुआ, तो यहाँ से जो लावा मिट्टी निकल करके यहाँ पर फैल गई। ठीक है, ज़्यादातर आपके इस वाले एरिया में बहुत फैली और सबसे ज़्यादा जो काली मिट्टी का एरिया है वो आपका महाराष्ट्र में है। प्रश्न पूछा भी जाता है कि सबसे ज़्यादा काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में पाई जाती है, क्योंकि ये आपके अरब सागर के नज़दीक था और यहाँ से जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो ज़्यादातर मिट्टी यहीं पर गिरी, इसलिए महाराष्ट्र में काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है और यहाँ पर बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण हो गया और बेसाल्ट चट्टानों के घिसने टूटने फूटने से ही काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बजट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो भारत का बजट वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसको कि आपका वित्त मंत्री के द्वारा लोकसभा में पढ़ा जाता है। ठीक है, देखिए, तो भारत में बजट को तैयार करने की प्रक्रिया काफी जटिल है। इसे बनाने में वित्त मंत्रालय के साथ नीति आयोग और खर्चे से जुड़े मंत्रालय शामिल होते हैं। यानी वित्त मंत्रालय तो बनाता है, लेकिन इनकी सहयोग कौन करता है? तो नीति आयोग और बाकी जो मंत्रालय होते हैं वो इनका सहयोग करते हैं। वित्त मंत्रालय इन्हीं अलग अलग मंत्रालयों के अनुरोध पर खर्चे का एक प्रस्ताव तैयार करता है, जिसको वो जो है सदन में रखता है और सदन में वित्त मंत्री के द्वारा इसको पढ़ा जाता है। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये 2 प्रश्न आज के आपके हो गए, जिनको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वित्त मंत्री के बारे में कल वाली वीडियो में हमने आपको बताया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड डफरिन के समय में कौन सा एक्ट भारत में आया था, कौन सा अधिनियम भारत में आया था? तो
बंगाल लगान कानून जो है वो लॉर्ड डफरिन के समय में भारत में आया था। अभी तक लॉर्ड डफरिन से सिर्फ इतना पूछते थे कि कांग्रेस की स्थापना किसके टाइम पर हुई थी, तो लॉर्ड डफरिन के टाइम पर हुई थी। लेकिन आज आपसे पूछा कि कौन सा एक्ट आया था, तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ही 1885 ईस्वी का बंगाल लगान कानून बना, जिसके अंतर्गत किसानों को भूमि की सुरक्षा की गारंटी दी गई थी, न्याय युक्त लगान निर्धारित कर दिया गया तथा जमींदारों द्वारा बेदखल किए जाने, मतलब जमींदारों से बोल दिया देखो ऐसा है, जितना इनको लगान निर्धारित कर दिया गया है इतना ही लगान आप इनसे वसूलेंगे, इससे ज्यादा लगान नहीं वसूलेंगे। ये लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में बंगाल लगान कानून आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, चलिए किसानों के हित के लिए ये चालू किया गया था, ये सारी बातें हैं। एमएनएफ का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है, तो एमएनएफ का फुल फॉर्म होता है मिजो नेशनल फ्रंट। ठीक है, तो मिजो नेशनल फ्रंट एमएनएफ की स्थापना 1961 में मिजो नेता लाल डेंगा द्वारा की गई थी। संगठन का उद्देश्य महान मिजोरम था। ठीक है, तो मिजोरम से ये प्रश्न पूछा गया है कि एमएनएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मिजो नेशनल फ्रंट जो है वो एमएनएफ का फुल फॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से पहले सर्वोच्च खेल रत्न अवार्ड कौन सा था, यह प्रश्न आपका आज पूछा गया है। तो आपको पता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड वर्तमान में सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है। इससे पहले अर्जुन पुरस्कार जो है सबसे पुराना और सबसे बड़ा जो है आपका खेल रत्न पुरस्कार माना जाता था, जब तक मेजर ध्यानचंद पुरस्कार नहीं आया था। ठीक है, तो देखिए खेल रत्न के अस्तित्व में आने से पहले, यानी जो खेल रत्न अवार्ड है उसके अस्तित्व में आने से पहले अर्जुन अवार्ड भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान था। 4 वर्षों की अवधि में लगातार अच्छे प्रदर्शन करने वाले को अर्जुन अवार्ड के विजेताओं को अर्जुन की एक प्रतिमा दी जाती थी, एक प्रमाण पत्र और कुछ नगद पुरस्कार भी दिया जाता था। सबसे पुराना पुरस्कार बात करें तो 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी अर्जुन अवार्ड की। ठीक है, चलिए वर्तमान की बात करते हैं, तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है वो वर्तमान में भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है, जिसे 2021 से पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और इसको शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को पहली बार इसको दिया गया था। यह भी आपको याद रखना है, आगे प्रश्न बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी थी, तो लगभग 4% भारत की जीडीपी वृद्धि दर थी। 3.99 कुछ ऐसे करके परसेंट अगर आपको दिया गया हो तो ये 3.9 के आसपास वाला जो है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2022-23 की और 2021-22 की दोनों बता दे रहे हैं। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 4.5% रही थी। वहीं जीडीपी वृद्धि दर 2021-22 की जनवरी-मार्च तिमाही में 4% के आसपास रही थी। तो थोड़ा बहुत अप डाउन करती रहती है, लेकिन अगर आपके 4% के आसपास जो दिया गया होगा डाटा वही आपका सही आंसर हो जाएगा। 3.96, 3.70, 3.80 ऐसे करके दिया गया हो वही आपका आंसर होगा। और काफ़ी दूर दूर यहाँ पर आपके आंसर दिए जाते हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल पास जो है आपके ऑप्शन देते हैं। मिजोरम के 4 नृत्यों से प्रश्न आया था कि कौन से नृत्य हैं मिजोरम के, और क्रम में लगाने को आया था। तो चलिए मिजोरम के नृत्यों के बारे में आपको बता देते हैं जो प्रमुख नृत्य हैं। तो मिजोरम के कुछ लोक नृत्य हैं, देखिए कौन कौन से हैं। एक देखिए थंगलाम है, जंगालम है, चेराव है। ये चेराव पहले एमपी पुलिस में पूछा जा चुका है कि किसका नृत्य है, तो इसमें बांस की डंडी के द्वारा जो है खेल प्रदर्शन किया जाता है। ये चेराव नृत्य मिजोरम का। ठीक है, खल्लम, चैलम और झेलम ये सभी जो है आपके मिजोरम के लोक नृत्य हैं। ठीक है, और यहाँ के नृत्यों की विशेषता यह है कि ये नृत्य त्योहारों के दिनों में किए जाते हैं एवं नृत्य के दौरान ड्रम और गोंग जो कि यहाँ का मुख्य वाद्य यंत्र है उसका उपयोग किया जाता है। ये दोनों आपको याद रखना, ड्रम और गोंग कहाँ का मुख्य वाद्य यंत्र है, तो ये मिजोरम का मुख्य वाद्य यंत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रैमी अवार्ड 2022 कहां पर आयोजित किया गया था, तो लॉस वेगास में ग्रैमी अवार्ड 2022 आयोजित किया गया था। तो 64वां वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार समारोह 3 अप्रैल 2022 को लॉस वेगास के MGM ग्रैंड गार्डन एरिना में आयोजित किया गया था। थोड़ी सी स्पीड तेज करते हैं क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन अपने पास में काफी आ गए आज। बेदारा का युद्ध कब हुआ था, तो देख लीजिए 1759 में बेदारा का युद्ध हुआ था। देखिए तो बेदारा या बिदर्रा की लड़ाई नवंबर 1759 ईस्वी में लड़ी गई थी। यह लड़ाई अंग्रेजों और डचों के बीच में लड़ी गई थी। इस लड़ाई में डचों की अंग्रेजों के द्वारा पूर्णतः पराजय हुई थी। ठीक है, डचों को हरा करके भगा दिया गया था। यह बेदरा का युद्ध डचों के लिए फाइनल युद्ध था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीधे मैथ की ओर चलते हैं। देखिए मैथ के कुछ प्रश्न मिल गए हैं और कहां कहां पर परिवर्तन देखने को मिला है। तो जी के जीएस में समझ गए, जी के जीएस का लगभग वही पैटर्न चल रहा है, थोड़ा सा आपको करंट की ओर लेकर के आ रहे हैं वो, और अवार्ड को ज़्यादा शामिल कर रहे हैं। अब यहाँ पर अवार्ड थोड़े से आने शुरू हो गए हैं। हमने कल ही आपको एक वीडियो बना करके बताया भाई क्या क्या चेंजमेंट आ सकता है। आज छुट्टी थी, कल छुट्टी थी, तो छुट्टी के बाद में जिनका एग्जाम 23 तारीख के बाद में है क्या क्या चेंजमेंट आ सकते हैं, और लगभग वही चेंजमेंट आज जी के जीएस में देखने को मिले हैं। पुरस्कारों के प्रश्न आने लगे हैं। ठीक है भाई, तो वो वीडियो जरूर देख लेना। कल शाम को हमने 8 बजे अपलोड की है,
कि जिनका 23 के बाद में एग्जाम है वो क्या क्या पढ़ें और अब तक जो एग्जाम हुए हैं उसके आधार पर कट ऑफ कितना जा सकता है। इस वीडियो के अंत में हम उसको यहाँ पर टैग कर देंगे, तो इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब हम मैथ की बात कर लेते हैं। तो देखिए मैथ में समचतुर्भुज की परिमाप 80 सेंटीमीटर दिया था और उसका एक कोण जो है वो 45 डिग्री का था और आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना था। यह प्रश्न एज इट इज ऐसे का ऐसा ही पूछा गया था। 2 काली 3 लाल और 2 सफेद गेंदों में से एक गेंद निकाली जाती है, उसके काली गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी, ये आपसे आज प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है बॉडमास से 3 से 4 प्रश्न आपके बॉडमास से आए हैं, कैलकुलेशन वाले। उसका एलजेब्रा से 2 प्रश्न आए। हमने आपको बताया था एलजेब्रा की थोड़ी सी संख्या बढ़ सकती है। एलजेब्रा के 2 प्रश्न आए और दोनों के दोनों फॉर्मूला पर ही हैं, वही ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू वाले। इसी फॉर्मूला पर आधारित आपको प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इन कुछ फॉर्मूला को आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है, तो आप आराम से एलजेब्रा के प्रश्न कर लेंगे। एक प्रश्न पार्टनरशिप का, घातांक और करनी के प्रश्नों की संख्या बढ़ गई है। कल हमने आपको शाम को बताया था घातांक और करनी के प्रश्न कैलकुलेटिव और थोड़े से कठिन आ सकते हैं। करनी के अंदर ये सवाल दिए गए थे और पॉइंट में आपसे कैलकुलेशन करवाई गई थी, तो घातांक को करनी सर्ट्स एंड इंडाइसेस के प्रश्न बढ़ रहे हैं। एलसीएम एचसीएफ के 2 प्रश्न आए थे और ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं थे। डिस्काउंट का एक प्रश्न, परसेंटेज के 3 से 4 प्रश्न आपके परसेंटेज के बन रहे हैं। 27 से विभाज्यता का नियम डायरेक्ट नहीं पूछा था, ऊपर कोई संख्या दी थी घातांक करनी में और नीचे पूछा था कि इसको 27 से डिवाइड हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। अब ये घातांक, इसमें करनी में क्या संख्या थी वो हमको पता नहीं है, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना था, उसके बाद में 27 से डिवाइड करना था, तो थोड़ा सा घुमा फिरा करके 27 से विभाज्यता का नियम पूछा था। सीआई की बात करते तो 3 प्रश्न आपके सीआई से और 3 प्रश्न एसआई से, और सीआई के प्रश्न आपके अंतर वाले जो होते हैं ना, 2 या 3 वर्ष का जो अंतर है। ठीक है, और सीआई का आप सीआई दे करके आपसे एवरेज पूछे, वो आप क्या कहते हैं रेट पूछेंगे, तो ऐसे प्रश्न यहाँ पर सीआई के पूछे जा रहे हैं और 3 से 4 वर्षों तक की सीआई आपसे निकालने को बोल रहा है। एसआई बिल्कुल सिंपल आ रही है। 108 का वर्ग करने के लिए बोला गया था। प्रॉफिट और लॉस से 3 से 4 प्रश्न यहाँ पर आ रहे हैं और सिंपल लेवल के। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से भी 2 प्रश्न आपके देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मिक्सचर और एलिगेशन के 3 प्रश्न हैं। एक प्रश्न आपका एज से पूछा है जिसमें रेशियो को इंक्लूड कर दिया है। मेंसुरेशन से वही फॉर्मूला बेस्ड 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 2 प्रश्न एवरेज से और 2 प्रश्न आपके रेशियो और प्रोपोर्शन से भी पूछे जा रहे हैं, मिलावट वाले जो प्रश्न होते हैं। ठीक है, दूध को मिला दिया पानी में, शराब को मिला दिया पानी में, ऐसे करके जो होते हैं। अब रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में देखिए हमने आपसे पहले भी कहा है घड़ी की संख्या बढ़ेगी, अभी घड़ी चलेगी। नाव और धारा को हमने कल कहा था कि नाव और धारा को हटा सकते हैं, इसकी जगह पर ट्रेन आ सकती है, तो नाव और धारा को हटा दिया है। 2-3 दिन नाव धारा चली, उसके बाद में ट्रेन के क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए गए। एक प्रश्न आज आपका ट्रेन का आया था आपके इस शिफ्ट में। ठीक है, आगे ट्रेन की प्रश्नों की संख्या बढ़ेगी और टाइम एंड वर्क भी बढ़ सकता है। घड़ी के 4 प्रश्न पूछे गए थे जिसमें मिरर इमेज, एंगल और दिशा परीक्षण ये आपसे पूछा गया था। इसी पर आपके 4 से 5 प्रश्न घड़ी के आ रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग के 5 से 6 प्रश्न पूछे गए हैं और आज आपका अल्फाबेट सीरीज से भी लगभग 4 से 5 प्रश्न आपके अल्फाबेट सीरीज से पूछे गए हैं। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 प्रश्न हैं। सिटिंग अरेंजमेंट से आज कोई प्रश्न नहीं था, बताया गया सिटिंग अरेंजमेंट का आज कोई प्रश्न आपसे नहीं पूछा गया था। 2 प्रश्न आज आपके डायरेक्शन के पूछे थे। आइदर और नाइदर नॉर में से 2 प्रश्न थे जो कि यदि और तो वाले थे। ठीक है, मिसिंग लेटर के 3 प्रश्न हैं। मिसिंग लेटर के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, मिसिंग लेटर और सीरीज देख लेना, सर्च करना मिसिंग लेटर बाय सक्सेस जंक्शन, तो आपको मिल जाएगा। रैंकिंग के आपके 2 प्रश्न बने थे आज। वाटर और मिरर इमेज से 4 प्रश्न पूछे गए हैं, वाटर और मिरर इमेज से, और त्रिभुज काउंटिंग वाले प्रश्न बढ़ा दिए हैं। 4 से 5 प्रश्न त्रिभुज काउंटिंग के ही पूछे जा रहे हैं। फिलहाल अभी त्रिभुज काउंटिंग ही पूछी जा रही है, आगे क्या पूछा जाएगा वो हमने कल वाली वीडियो में आपको शाम को बताया था। ठीक है, नंबर सीरीज से 2 प्रश्न, अल्फाबेट सीरीज से 5 प्रश्न आज आपके पूछे गए हैं। यानी कि ABCD की नंबरिंग अगर आपको याद है तो आप आराम से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। और आज साइलॉग से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया, कुत्ते बिल्ली वाले से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है, कथन निष्कर्ष पूर्व धारणा भी एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। यानी कि यहाँ पर रीजनिंग का और मैथ का दोनों का पैटर्न थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हुआ है। रीजनिंग का ज़्यादा चेंज हुआ है, कुछ ऐसे टॉपिक्स को उठा लिया और बंच में प्रश्न उठाया, जैसे कि अल्फाबेट सीरीज के 5 प्रश्न, कोडिंग डिकोडिंग के 5 प्रश्न, दर्पण के 4 प्रश्न, और आपके जो आपकी काउंटिंग ऑफ फिगर है यहाँ से 4 प्रश्न। तो ये कुछ बड़े बड़े टॉपिक हैं, कोशिश करेंगे कि हम इनके ऊपर कुछ वीडियो बना सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल की बात कर ले भाई, तो जीके जीएस आपकी 25 नंबर की आज पूछी गई थी। 11 से 12 नंबर का ही साइंस था, जिसमें आपके कुछ और साइंस वाले जैसे नॉन स्टिक वाले प्रश्न होते हैं ना, नॉन स्टिक क्या है, ठीक है, और थर्मोप्लास्टिंग क्या है, तो यहाँ से भी प्रश्न बन रहे हैं। तो साइंस में थोड़ा सा इनको देख करके जाएंगे। साइंस में ज़्यादातर प्रश्न आपके कृषि और आपके पर्यावरण से बन रहे हैं। ठीक है, तो इनको आपको पढ़ करके जाना है। उसके बाद मैथ के 29 प्रश्न आज पूछे गए थे और रीजनिंग के लगभग 35 प्रश्न पूछे गए थे। टॉप 5 स्कोर की बात करते हैं, पैटर्न चेंज हुआ है, नंबर कम आए हैं। 79, 77, 73, 68, 66, ये आज के टॉप 5 स्कोर देखने को मिले हैं। 70 नंबर भी इसमें इंक्लूड कर लीजिए, जो भाई का ऊपर जिन्होंने प्रश्न भेजे हैं उनके 70 नंबर थे। ठीक है, अब कट ऑफ की बात करते हैं तो इसका कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा मेरे भाई, 68 प्लस जिसके भी नंबर आ रहे हैं जनरल कैटेगरी से, वो फिजिकल की तैयारी कीजिए। आपका फिजिकल कॉल आने वाला है, लेकिन फिजिकल में
आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, हमने पहले ही आपसे कहा है। या तो आप यहाँ पर मेहनत कर लीजिए, या अगर आप फिजिकल में मेहनत करेंगे तो आपको कम से कम 2 नंबर के लिए 5 लीटर पसीना बहाना पड़ेगा, और यहाँ पर आप थोड़ी सी पढ़ाई कर लेंगे तो 2 से 5 नंबर आसानी से प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पर मेहनत करनी है। आगे बढ़ते हैं, और आज का सजेशन आपको बता दें तो बुक्स वाली वीडियो देख करके जाना। हालांकि इस शिफ्ट में प्रश्न नहीं आए हैं, 1-2 प्रश्न आया होगा तो याद नहीं रहता, क्योंकि बुक्स काफ़ी कठिन पूछी जाती हैं। ठीक है, तो उस बुक्स की वीडियो हमने बना दी, आप देख करके जाइएगा। पादप जगत से प्रश्न आया है, लेकिन हमको पता नहीं चल पाया पादप जगत से क्या प्रश्न आया है। काउंटिंग ऑफ फिगर की वीडियो हम बनाने वाले हैं, इसको आपको थोड़ा सा देख करके जाना है। काउंटिंग ऑफ फिगर की फिलहाल त्रिभुज को देख करके जाइए। और इकोनॉमिक्स से जीडीपी जीएनपी से प्रश्न आ रहे हैं तो सर्च कर लेना इकोनॉमिक्स बाय सक्सेस जंक्शन, और उस वीडियो को आपको देख करके जाना है। टेलीग्राम की बात करते हैं तो इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन पर मिल जाएगी। और स्टडी मटेरियल फ्री जो हमारा चैनल है, टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव, ये एक तरह का डिस्कस ग्रुप है। आपको कोई भी बात पूछना हो तो भाई व्हाट्सएप पर मैसेज मत किया कीजिए, हमारे कितना कट ऑफ है, क्या जाएगा नहीं जाएगा। यहाँ पर आपको लगभग 1500 लोग मिल जाएंगे, सारे के सारे एमपी पुलिस वाले हैं। आप अपनी बात वहाँ पर पूछ सकते हैं। हमारे पास अगर आपको मैसेज करना है तो केवल प्रश्नों को भेजने के लिए ही आपको मैसेज करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको फ्री में काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको पटवारी के और वन रक्षक के, आबकारी के, तीनों के प्रश्न पत्र जो आपकी आंसर की है एक साथ में आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। राकेश यादव सर के क्लास नोट्स मिल जाएंगे, आदित्य पटेल सर की किताबें मिल जाएंगी, आदित्य रंजन सर की किताब मिल जाएगी, ये सब किरण प्रकाश की किताब मिल जाएगी, सब आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाएगा। तो इसको आप ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है, चलिए अब इतना कर दिया भाई आपके लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि लगातार 12 सितंबर तक इसी तरह से आपका हम एग्जाम एनालिसिस करवाने वाले हैं। साथ ही साथ में उसके बाद फिजिकल के बारे में भी आपको जानकारी देंगे कि कैसे आपको फिजिकल की तैयारी करनी है। सेकंड शिफ्ट का पेपर 4:30 बजे छूट जाएगा, तो लगभग 3:30-4 बजे तक अगर कोई एरर नहीं रहा आज आपके इसमें क्या नाम है व्यापम के जो है सर्वर में एरर नहीं रहा, तो 3:30 या 4 बजे तक आपके पास में वीडियो आ जाएगी सेकंड शिफ्ट की। और शाम को 4:30 से 6:30 छूटेगा वो, तो लगभग 8-8 बजे तक के आसपास आपके पास में थर्ड शिफ्ट की वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो बने रहिए लगातार और तैयारी करते रहिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो अब तो लाइक कर दो भाई। मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।